नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। साथियों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो इस बात को समझना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव हो चुका है। जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी को क्यों लगा झटका। वक्त है 27 दूर नहीं, जानिए कारण। इतराओ मत, चंद सीटों के समर्थन पर जनता को बेवकूफ समझने वालों को जनता का इशारा। 5 आपके 1 हमारा। पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप सभी ये जानते हैं कि बीजेपी को करारा झटका लगा है, और ये झटका क्यों लगा है, इसके हजारों कारण हैं। बहुत से ऐसे कारण हैं जो आप सभी जानते हैं, लेकिन जो जमीनी कारण है उन कारणों को मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिनको जानना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को आप सभी शेयर करें, ताकि ये वीडियो देश के उन पॉलिटिकल लीडर्स के पास पहुंचे जो कि भविष्य में हमारे देश को चलाने वाले हैं और जो अभी चला रहे हैं, ताकि उनको ये पता लगे कि जनता जो है बेवकूफ नहीं है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं, ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। जो एक गाना है वो बिल्कुल सही है, और आज के जमाने में किसी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। सबको पता है करना क्या है। आपने देखा कि किस तरह से राजनीति में फेरबदल हुआ। झटका इतना बड़ा बीजेपी को लगा है। इस झटके को क्यों लगा है, जमीनी स्तर पे अगर देखा जाए तो उसके कुछ कारण हैं। वो कारण मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, और वो कारणों से अगर आप सहमति हैं और आप अगर ये लगता है कि ये सही है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके अपना सुझाव दें और इस वीडियो को शेयर करें, और कमेंट में हमें बताएं कि ये कारण क्या सही है, क्या इस वजह से भी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। ये जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। तो जैसे छात्रों के लिए 1 साल का सफर होता है, और फाइनल जो है 1 साल के बाद जब एग्जाम होते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। अब वो रिजल्ट किस तरह से आया है, वो रिजल्ट विद ग्रेस है या फुल मार्किंग लेके वो पास हुआ है। उसी तरह से ये 5 साल का पूरा टर्नओवर होता है। 5 साल में जो आपने किया है उसका फाइनल आपको लास्ट में एग्जाम आपका जो होता है, जो आपके वोटिंग होती है, फिर आपको पता लगता है कि आपने किया क्या है और आपका रियलिटी आपको क्या मिल रहा है। क्या आप विद ग्रेस में जा रहे हैं या आप फुल मार्किंग लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप सभी ये जानते हैं, मैं क्लास 10th 11th और 12th को लेके चलूंगा, और एक आपको एक नमूना के तौर पे, एक उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगा। जैसे एक बच्चा जो होता है हाई स्कूल में जब होता है तो वो 90% मार्क लेके आता है। जैसे वो 11th में पहुंचता है तो उसको 99% मार्क और गेन होता है, 99% मार्क आते हैं। लेकिन जब 12th का एग्जाम फाइनल होता है और फिर वो अपना भविष्य को आगे उस एग्जाम के बाद में देखता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, जब वो कक्षा 12 का यानी कि 12th का जब एग्जाम देता है तो वो 60% या 50% में ही रह जाता है, और एक सब्जेक्ट में विद ग्रेस पास होता है। क्या कारण है वो कि वो बच्चा विद ग्रेस पास हुआ? क्या उसने 10th और 11th में नकल किया था? क्या उसने चीट करके पास हुआ था? या 12th में उसकी कुछ मेहनत कम रही, कुछ उसकी ऐसी चीजें रही जिनके कारण उसको विद ग्रेस वो पास हुआ और वो मार्किंग भी नहीं लेके आ पाया? उसी तरह ही वो हाल हुआ है इस बीजेपी का। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एक चीज और मैं बताऊं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है, इतराओ मत, चंद सीटों के समर्थन पर जनता को बेवकूफ समझने वालों को जनता का इशारा। बिल्कुल इसमें इतराना नहीं चाहिए। अपने आप को ये नहीं समझना चाहिए कि अब जो है हम ही सब कुछ है और हम आगे भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जनता का एक इशारा है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। ये पब्लिक है, कुछ भी कर सकती है। आप 5 साल आप कुछ भी कर सकते हैं। आप उलट कर फेंट करें, किसी को भी दबा दें, किसी को मार दें, किसी को जेल भेज दें, कुछ भी करें, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन 5 साल के बाद एक दिन वो आता है जो जनता का होता है, और उसमें फेर बदल करने की ताकत जनता के अंदर होती है, जैसा कि अभी हुआ है, और ये जनता का इशारा है। अब बात कर लेते हैं बीजेपी को इस झटके की। झटके का पहला कारण मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेना। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवाड़ी में एक रैली किया था, जो कि भूतपूर्व सैनिकों द्वारा करवाई गई थी, यानी कि जो स्टार्टिंग होती है इन सैनिकों के द्वारा होती है, उसके बाद में तमाम सर्जिकल स्ट्राइक और भी सेना को आगे करके, और हमारे देश की जो राजनीति है सेना के ऊपर चलती है और चली है, जैसा कि आपने
पीछे देखा है और आगे भी ऐसा होता रहेगा। ये तो पीछे से चलता आया है, आगे भी होगा। लेकिन अगर इन सेना के ऊपर और सैनिकों के ऊपर, भूतपूर्व सैनिकों के ऊपर अगर आप देश की राजनीति चलाते हैं तो इन सैनिकों का ध्यान कौन रखेगा? ये वही भूतपूर्व सैनिक है जिन्होंने रेवाड़ी में रैली करवाई थी, यही वो भूतपूर्व सैनिक है जिनके पास आप जो है बॉर्डर के ऊपर जाके लड्डू खिलाने जाते हैं और उनसे मिलते हैं, एक उत्साहवर्धन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं न कहीं इन भूतपूर्व सैनिकों को अनदेखा किया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये वही भूतपूर्व सैनिक जो पिछले 1 साल लगातार धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पे करते रहे, जिसका कारण था ORP-2 रिवीजन की विसंगतियां। क्या कारण रहा कि वो वहां पर बैठे और साथ ही साथ उनसे कोई भी सरकार का कोई भी नुमाइंदा, यहां तक कि अगर चाहिए था तो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खुद जाके उनसे बात करना चाहिए था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं जा सकते थे, उनकी पार्टी का कोई भी एक महत्वपूर्ण लीडर, गृह मंत्री अमित शाह जी जा सकते थे। अमित शाह जी नहीं जा सकते थे, राजनाथ सिंह जी हमारे डिफेंस मिनिस्टर उनसे मिलने जा सकते, उनसे बात करने जा सकते। यहां तक कि बात करना तो दूर, हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों से बात करना तो दूर, उनको मीडिया से भी दूर रखा गया, मीडिया को भी बैन कर दिया गया। हमारे भूतपूर्व सैनिकों ने लगातार हर माध्यम से, चाहे कलेक्ट्रेट के माध्यम से हो, चाहे किसी विधायक या सांसद या SDM के माध्यम से ज्ञापन सौंपे और प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति जी को नाम ज्ञापन दिए और अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनको अनदेखा किया गया। क्या ये एक कारण नहीं रहा? आप सभी जानते हैं हमारे देश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या 37 लाख है। उन 37 लाख भूतपूर्व सैनिकों के साथ उनके परिवार हैं। अगर पर एक सैनिक के साथ में 5 यूनिट भी आप, उनके 5 वोट भी आप रख लेते हैं तो आप कैलकुलेट करते कहां जा रहा है। और ये भूतपूर्व सैनिक ही नहीं, हमारे देश के जवान जो सेना में ड्यूटी कर रहे हैं, बॉर्डर के ऊपर हैं, उनको भी कहीं न कहीं रोष रहा है, क्योंकि उनको भी आगे भूतपूर्व सैनिक बनना है और वो इनको इन स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं कहीं ये एक झटका यहां से भी देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कहीं आप अगर भविष्य में अगर आप इन चीजों को नहीं देखा गया और इस पे गौर नहीं फरमाया गया तो शायद 2027 का चुनाव आने वाला है, इसमें भी कुछ ना कुछ हो सकता है और भूतपूर्व सैनिक फिर जंतर मंतर पे बैठने वाले हैं। जैसे ही ये हमारे देश की सरकार बन जाती है फिर वही स्थितियां पैदा होंगी अगर इनसे बात नहीं की जाती है। और फिर आगे भविष्य में, मैंने बार बार एक ही चीज कहता हूं कि 5 साल आपके हैं, एक दिन हमारा है, एक दिन इस पब्लिक का है, एक दिन इस जनता का है, बहुत कुछ हो सकता है। अब अगला पॉइंट आता है अग्निवीर। अग्निवीर को मैं सैनिकों से नहीं रखूंगा, क्योंकि सैनिक वैसे तो अग्निवीर लाके हमारे देश के जवानों की पेंशन को खत्म करने का एक साजिश कर सकते हैं, कुछ भी आप समझ सकते हैं कि ये कहीं न कहीं एक जो है गलत दिशा की तरफ ले जाता है। हम एक्सपर्ट इस चीज के लिए भी बात करते हैं, इसके लिए कहते हैं कि जो है ये भी गलत हुआ है। तो और यहां तक कि इसका फायदा जो है विपक्ष ने उठाया और चाहे बहलाना हो, फुसलाना हो या भरमाना हो, जो कि भरमाए हुए लोग आ गए और जिस वजह से बीजेपी को इसका झटका भी मिला है। मैं पेंशन के ऊपर नहीं ले जाऊंगा अग्निवीर को, मैं अग्निवीर पर उस युवा वर्ग की तरफ ले जाऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे देश में कुल 97 करोड़ मतदाता है, जो आंकड़ा कहता है। आयोग के आंकड़े के मुताबिक 18 से 29 एज ग्रुप में 2 करोड़ नए मतदाता शामिल हुए। इन्हीं में लगभग 1 करोड़ 1.25 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जो नए मतदाता शामिल हुए। क्या आप सोच सकते हैं जो हमारे नए मतदाता हैं और वो जो 18 से और 22 साल की एज के ग्रुप के बीच में आते हैं और जो देश की सेना में जाने के लिए तैयारी करते हैं, क्या उनके अंदर ये मलाल नहीं है कि हमें इतनी तैयारी करने के बाद में दौड़ना भागना? और हमारे देश में जो तमाम सैनिक जो भर्ती होते हैं, जो स्टूडेंट लाइफ के बाद में सेना ज्वाइन करते हैं, वो अधिकतर हमारे जवान जो है गांव देहात से आते हैं। वो इतनी मेहनत करने के बाद में फिर 4 साल के बाद आप उनको घर भेजने के लिए तैयारी कर देते हैं कि आप जाइए, आपका काम खत्म हो चुका है। तो कहीं न कहीं ये भी एक कमजोर कड़ी रही है और यहां पर भी नुकसान उठाना पड़ा है। भविष्य में आपको इसको देखना पड़ेगा, यदि आप नहीं देखते हैं तो इसका भी खामियाजा फिर से भुगतना पड़ेगा। 5 साल आपके हैं, एक दिन हमारा है, एक दिन इस जनता का है।
अब अगला पॉइंट आता है कि हमारे देश में ये बहुत ही बड़ा पॉइंट है। हमारे देश में बड़े नेता हैं, जो बड़े नेताओं के अंदर जो घमंड की भावना है, ये घमंड आ गया कि अब हमारे अलावा कोई देश चला नहीं सकता है, हमारे अलावा ये सिस्टम चल ही नहीं सकता है, हमारे अलावा इस देश की सरकार नहीं चल सकती है। ये हमारे देश के तमाम जो है बड़े नेता हैं उनके अंदर आ चुका, और जिसका खामियाजा आप उत्तर प्रदेश में तमाम हमारे जो केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया और मुंह की खानी पड़ी है, इसका एक बहुत भी बड़ा कारण रहा है। इसका एक उदाहरण मैं लास्ट में वीडियो में जरूर पेश करूंगा कि जो मैं खुद का एक्सपीरियंस, मैं एक बड़े नेता से मिलने के बाद में जो खुद का एक्सपीरियंस आया वो मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा। उसको लास्ट में आप शेयर करें और आप समझें, और मैं आपको बताना जरूर चाहूंगा उसको, और दिन लास्ट आप जरूर सुनिएगा। और अगला पॉइंट आता है, तो कहीं न कहीं ये एक कारण बहुत बड़ा है कि हमारे देश के जो बड़े नेता हैं वो कहीं भी आप देख सकते हैं, चुनाव पूरा हो चुका है, क्या आपने कभी भी किसी भी सांसद को 5 साल में अपने दरवाजे पर, अपने एरिया में कहीं भी आते जाते देखा है? या चुनाव के दौरान भी क्या आपके दरवाजे पे कोई भी ऐसा सांसद जो बीजेपी से रिलेटेड था, जो उम्मीदवार था, क्या आपके दरवाजे पर या आपके एरिया में आया है? जो ये हार गए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, और जो जीत भी गए हैं वो एक चेहरा है, उस चेहरे की वजह से जीत हासिल हुई, कहीं न कहीं उसमें भी गड़बड़ी होने वाली थी और वो नहीं हुई है। वो भविष्य आपको जो जनता ने आपको चिताया है, आपको दर्शाया है कि आप भी अभी भी समय है, सावधान हो जाइए। तो कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है, और वो नेता आपके दरवाजे पर, आपके कहीं भी आपके नजर आए हो इस 5 साल के अंदर या इस चुनाव के दौरान भी, तो ये बहुत बड़ा कारण ही साबित होता। घमंड यही था कि हम नहीं जाएंगे, जाएं या न जाएं, चेहरा मोदी का है और हम जीत हासिल कर लेंगे। ये एक बहुत बड़ा कारण है, इस पे सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। अगर ये नहीं देखा जाता है तो भविष्य में फिर न कुछ, फिर मैं एक ही चीज कहता हूं कि 2027 आने वाला है, आपको इसके लिए आपको सतर्क होने की बहुत जरूरत है। अगला पॉइंट आता है मोदी जी के बयान। हमारा देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक संत के रूप में देखता है। जब आप 2014 में हमारे देश की सरकार के मुखिया बने, तो ये देश जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक संत के रूप में देख रहा था। संत कभी भी किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहता है। जैसे कि आप 5 साल लगातार चुपचाप सरकार चलती रहे, आप बैठे रहे, तमाम जो है पॉलिटिकल लीडर, तमाम जो है लोग ये कहते रहे कि आप मोदी जी कभी पत्रकारों के सामने नहीं आते या डिबेट में शामिल नहीं होते, तो आपको डिबेट में शामिल होने की जरूरत ही नहीं थी, आपको कहने की जरूरत नहीं। जैसे आप थे चुपचाप चलते रहे, आप देश चलाते रहे और आपने बहुत अच्छा चलाया, इसमें कोई भी शक नहीं है, किसी को शक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आपसे नीचे बहुत सी गड़बड़ी है, उनको आपको देखना पड़ेगा। इस वीडियो को, हमारे वीडियो को, इसको जरूर आप सभी शेयर करें ताकि ये देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचे, देश के पॉलिटिकल ऑल लीडर्स के पास पहुंचे, ताकि वो इस चीज को समझ सके कि 5 साल आपके हैं, एक दिन हमारा है। तो यहां पर ये कहना कि जैसे कि आप जब चुनाव चलता है, चुनाव के दौरान जो है एक प्रधानमंत्री के द्वारा, या जिसको ये दुनिया, ये देश जो है संत समझ चुका था, संत मान चुका था, संत के तौर पे देखता है, और संत कभी किसी के बारे में कुछ ऐसा नहीं कहता है। कुछ चीजें ऐसी सामने आई जो कि आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं, आपके द्वारा कही हुई अच्छी नहीं लगती हैं, कि जैसा कि कहना कि पप्पू कहना या प्रिंस कहना, शहजादे, आपसे नीचे वाले तमाम कहने वाले हैं, तमाम कुछ न कुछ ऐसी चीजें सामने आती, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये देश आपको संत के रूप में देखता है, देश आपको, तमाम लोग आपको भगवान के रूप में देख रहे थे। तो आपके द्वारा कुछ ऐसी चीज अगर बोली जाती है तो कहीं न कहीं ये भी कुछ गड़बड़ी साबित करता है, आप भी उन्हीं की तरह शामिल हो जाते हैं। फिर आप में और उनमें अंतर क्या रह गया? तो इसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। और वैसे तो कहा जाता है कि पॉलिटिकली जब कोई बात आती है, जब चुनाव चलते हैं, तो कोई भी किसी के बारे में कुछ भी कहता है, लेकिन यहां पर देश के
एक नेता की बात नहीं हो रही थी, एक देश के संत की बात हो रही थी, जो ये देश आपको संत के रूप में देख रहा है, बहुत सी उम्मीदें लेके चल रहा था। तो ये भी कहीं न कहीं एक झटके का, ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। अब आगे बात कर लेते हैं कि हमारे देश में कि कोई भी काम कर देना, अपनी तारीफ कि मैंने ये कर दिया। एक होता है कि जैसे कि माना कि मैं अपना घर बना रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि यार ये मैंने घर बनाया है, मैंने ये घर बना दिया। एक होता है कि भगवान की जो कृपा थी, ऊपर वाले की दया से खड़ा हो गया, कुछ हमारे पुण्य कर्म अच्छे थे कि जो हमने इसको खड़ा कर पाया। यहां पर यह है अपनी तारीफ खुद लूटना, कहीं न कहीं ये भी एक झटके का एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि मैंने मंदिर बना दिया, मैंने 370 हटा दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने रोड बनवा दिया। ये कहने के लिए तमाम नीचे लेवल के नेता हैं, तमाम लोग हैं। आपको ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, आपको तो देश ये संत मान चुका था और बहुत सी उम्मीदें लेके चल रहा है। अभी भी जिन लोगों ने आपको वोट दिया, जिन लोगों ने आपको जिताया है, यहां तक पहुंचाया है, अभी भी एक उम्मीद लेके पहुंचाया है कि अभी भी सतर्क हो जाएं, अभी भी जरूरत है इन चीजों को देखने की। तो ये कुछ तमाम मुद्दे हैं जिनको देखना बहुत ही जरूरी है और समझना पड़ेगा। सरकार अगर बीजेपी बनाती है, यहां तक कि बहुमत सिद्ध कर चुकी है, और सरकार जहां तक बीजेपी बनाने जा रही है, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी और एक पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, विद ग्रेस वाली सरकार है। जैसा कि बच्चा जब पास होता है, विद ग्रेस पास होता है, विद ग्रेस वाली सरकार है। तो बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ चीजों को लेकर चलना पड़ेगा और इन मुद्दों को सोचना पड़ेगा। सेना, अग्निवीर और यहां तक कि बड़े नेताओं के अंदर जो घमंड है, इसके बारे में, और मोदी जी के देश के प्रधानमंत्री के बयानों के बारे में और अपनी तारीफों के पुल बांधने के बारे में तमाम लोग तारीफें करते हैं, लेकिन एक बड़े नेता को जिसको देश संत मान चुका है, वो अपनी तारीफ न करे। लोग तारीफ करने के लिए बैठे हैं, हम तारीफ करने के लिए बैठे हैं, तमाम हम आपके नीचे वाले तारीफ करने के लिए बैठे हैं। तो यहां पर कहीं न कहीं ये सब चीजें जो है हार के नजदीक पहुंचाने का कारण रही है। अब एक चीज मैंने बोला था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि बड़े नेताओं के घमंड की बात। जब राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम मंदिर के निर्माण होने के बाद में एक भंडारे का आयोजन हमारे द्वारा रखा गया। उस भंडारे का आयोजन जो है करने के बाद में तो ये कहा जाता है कि एक टीम हमारी तैयार होती है। टीम का कहना होता है कि हम जो है एक नेता है, उनको बुलाएंगे। उनका नाम मैं अभी लेना नहीं चाहूंगा और भविष्य में जरूरत पड़ी तो मैं उनका नाम भी लूंगा। तो उनको बुलाने की बात की जाती है कि उनके द्वारा जो है भंडारे का जो है शुरुआत करवाया जाएगा, और साथ ही साथ उनका जो है तुलादान की बात की जाती है कि मैं आपका तुलादान भी करूंगा। जैसा कि मैंने बताया कि उनको बुलाने के बाद उनके द्वारा जो भंडारे का शुरुआत करवाना और तुलादान करवाना, और देश का चुनाव सामने आने वाला था, तो बहुत सी चीजें देखने वाली थी, समझने वाली थी। तो जो हम उनसे बात करने जाते हैं, उनके पास ज्ञापन लेके जाते हैं, सौंपते हैं, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया है, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट उस समय कुछ नहीं था, लेकिन जब दोबारा हम जो डेट कंफर्म करने के लिए पहुंचते हैं और हम सारी तैयारियां कर लेते हैं, पोस्टर्स, बैनर्स बनवाना, छपवाना, सारी चीजें, बुकिंग, टेंट, सब चीजें, हलवाई सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जब हम एट टाइम वहां पर जब पहुंचते हैं, जो हमारे पास समय कम रहता है और हम उसके पास जब जाते हैं, तो हम कहते हैं उनसे कि भंडारे का आयोजन है, आपके तुलादान की व्यवस्था की गई है। तो उनके द्वारा एक वर्ड कहा जाता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं बीमार नहीं हूं, जो मेरा तुलादान किया जाएगा। देश में तमाम नेताओं के तुलादान किए गए हैं, मोदी जी का तुलादान किया गया है, जैसा कि हमारा मानना है और जैसा कि हम भी जानते हैं और आप शायद भी सभी जानते हैं कि तुलादान क्यों किया जाता है। तुलादान जो है भविष्य में आने वाले संकटों से बचने के लिए भी तुलादान किया जाता है और अपनी खुशी जाहिर करने के लिए भी तुलादान किया जाता है, जो हमारे सनातन कहता है। और क्या मैं आप सभी से, जो जानकार लोग हैं, जो भी हमारा वीडियो देखता है, वो आप जरूर ये हमें कमेंट करके बताएं, क्या तुलादान उसी समय होता है कि जब व्यक्ति मरने वाला हो? आप जरूर कमेंट करके हमें इस चीज का जवाब दें। तो ऐसा है, ये घमंड की भावना कहीं कहीं दिखाती है कि मैं नहीं आ सकता। आपको नहीं आना था तो आप ये कह सकते थे कि हमारे पास समय नहीं है, हम अभी नहीं आ सकते हैं। ये हम पहले ही जब पहुंचे थे, तभी जब ज्ञापन हमने दिया था, तभी हमें बता देना था। लेकिन हमें ना बता के उस समय हाँ कर देना, और एट ए टाइम जो है जब दोबारा हमने जाना तो हमसे आपने ये कहना कि मैं मरने वाला नहीं हूं, या मैं मरने वाला नहीं हूं, तो
मेरा तुलादान किस लिए करना। तो ये एक कहीं न कहीं घमंड की भावना दर्शाती है, और जो बहुत ही हम लोगों को उस समय कष्ट हुआ, क्योंकि हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी, हमारी टीम को बड़ा कष्ट हुआ, और ये कहीं न कहीं घमंड की भावना को दर्शाता है। और मैंने नाम नहीं लिया है, भविष्य में अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनका नाम भी लूंगा और बताऊंगा आप सभी को कि ऐसी स्थितियां क्यों बनती हैं, ऐसी स्थितियां क्यों बनी हैं। यूपी में बीजेपी को शिकस्त मिलने का एक बहुत बड़ा कारण कहीं न कहीं बड़े नेताओं के अंदर घमंड को भी दर्शाता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप शेयर करेंगे, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दें, और यदि आप मेरी बातों से सहमत हैं तो आप हमें जरूर हाँ या ना में जवाब दें। और साथ ही साथ जो मैंने एक पॉइंट मैंने आपसे रखा है कि जो भी जानकार हैं ये बताएं कि क्या तुलादान मरने वाले का ही किया जाता है, उसके अलावा तुलादान नहीं होता है। यदि नहीं होता है तो हमारे देश के तमाम बड़े नेताओं के, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी तुलादान कई बार जो है किया गया है, तो क्या वो मरने वाले थे या उनको कोई ऐसा बड़ा संकट था उनके ऊपर कि उनको तुलादान की आवश्यकता हुई। राम मंदिर का निर्माण होता है तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बार शायद तुलादान किया गया था। तो बड़ी बात है, और ये सब चीजें समझने वाली हैं, देखने वाली है, इन पे गौर फरमाने वाला है। हमारे देश के भूतपूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हुआ है, इस देश की सरकार ने एक बार भी बात करना उचित नहीं समझा है। तो जरूर यदि अभी भविष्य में आता है ऐसा समय और हमारे भूतपूर्व सैनिक यदि वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि पहुंचना लाजमी, क्योंकि ORP 3 का रिवीजन भी आने वाला है, और क्या करते हैं आप लोग, क्या नहीं करते हैं, ये सब वक्त बताएगा। और उनको मजबूरन जो है भूतपूर्व सैनिकों के फिर से जंतर मंतर पर बैठना पड़ेगा। तो आपको अभी जाके बात नहीं यदि करेंगे तो भविष्य में आपको फिर से नुकसान उठाना पड़ सकता है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ में।